अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। शेर ख़वारिज़म की अगली एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने चैनल उर्दू नॉवेल्स एंड पोइट्री पर एक बार फिर से खुशामदीद। बढ़ते हैं अगली एपिसोड की तरफ। इसके लिए इससे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। ख़ताह के शहनशाह का इंतकाल हो गया और इसका बेटा दाई दंग का लक़ब इख्तियार करके तख्त नशीन हुआ। मंगोलिया के तमाम कबाइल अब तक चीन की बादशाहत के बाज गुजार समझे जाते थे। ख़ुद चंगेज़ ख़ान भी साबिक़ शहनशाह से इजहार वफ़ादारी करके इससे बाग़ियों का दुश्मन सरदार का ख़िताब हासिल कर चुका था। साबिक़ बादशाह ने एक बार चंगेज़ी दस्तों को अपनी मदद के लिए चीन के अंदरूनी हिस्सों में तलब किया था। ये दस्ते शाह के दुश्मनों को निपटाने के साथ साथ सल्तनत का सारा निज़ाम देखने भालने के अलावा अपनी आइंदा मुतवक्का यलगार के लिए ज़रूरी पेशबंदियाँ भी करके वापस आए थे। चीन की तमाम शाहराहों, पहाड़ों और शहरों के मुकम्मल नक्शे इनके पास थे, जिनका बहाना नए बादशाह दाई दंग ने बरसर इक़्तिदार आते ही दीगर बाज गुजारों की तरह चंगेज़ ख़ान से भी खराज तलब किया। चंगेज़ ख़ान को अब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं था। इसने ख़ुद ऐसा जवाब दिया कि जंग नागज़ी हो गई। इसने शाह चीन के कासिद से पैगाम सुनकर नफ़रत से थूकते हुए कहा, मैं दाई दंग जैसे बेवकूफ़ को खराज अदा करके ख़ुद को जलील क्यों करूं? हाँ, अगर दाई दंग चाहे तो हमारे ताबे रहकर हुकूमत कर सकता है। अगर वो इस पर आमादा नहीं तो हम समंदर की मौजों की तरह भरा हुआ लश्कर लेकर आ रहे हैं। कुछ अरसे के बाद एक टेढ़ी दल लश्कर के साथ चंगेज़ ख़ान ने चीन का रुख किया। हरावल 30,000 मुंतखब सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जबकि कलब और दोनों बाजुओं में मजमूई तौर पर 3 लाख अफराद थे। नाकाबिले तस्ख़ीर दीवार चीन अबूर करने के लिए इसके जासूसों का सरहदी कबाइल के साथ गठजोड़ काम आया और लश्कर खुले दरवाज़ों से हदूद ख़ताह में दाखिल हो गया। एक तावील और सब्र आज़मा मारका आराई शुरू हो गई जो कई साल तक जारी रही। हर साल बहार के मौसम में ततारी पेशकदमी करते और ख़ज़ां के मौसम में ठहर जाते। आहिस्ता आहिस्ता अहले चीन की मदाफ़त कमज़ोर पड़ गई। दाई दंग चंद ख़ानदान का आखिरी बदकिस्मत बादशाह साबित हुआ। वो बदशगुनी का शिकार होकर वक्त से पहले हिम्मत हार बैठा और दारुल हुकूमत पेकिंग को छोड़कर भाग गया। तातारी अफवाज ने कुछ अरसे के मुहासरे के बाद पेकिंग भी फतह कर लिया। कदीम चीनी बादशाहत पामाल हो गई। कोरिया तक का वसी इलाका तातारियों के आगे मस्खर हो गया। चंगेज़ ख़ान मकुली बहादुर को चीन में अपना नायब मुकर्रर करके अपनी आबाई रेगिस्तानी दुनिया में वापस लौट आया। इसकी उम्र 55 साल से मुतजाविज़ हो चुकी थी। इस कई साला तवील महम ने इसे बुरी तरह थका दिया था और किसी नई यलगार से कबल इसे आराम की ज़रूरत थी। कराकरम में सुकूनत। सहराए गोभी की वसातों में जहाँ जा बजाना खाना बदोशों की आर्जी अकामत गाहें टुकड़ियों की शक्ल में बिखरी हुई थी, कराकरम ही एक ऐसा आबाद इलाका था जहाँ मुस्तकिल रहाइश के लिए घास फूस और मिट्टी से तैयार करदा मकानात नज़र आते थे। ये एक मुस्तकिल आबादी थी और सहरा में सबसे ज़्यादा मुतमद्दिन समझी जाती थी। कराकरम के असल बाशिंदे करायत कहलाते थे। चंगेज़ ख़ान इस इलाके को भी अपनी आबाई सरजमीनों में शुमार करता था, लिहाजा इसने कई साल कबल यहाँ के सरदार तगरुल ओं ख़ान को कत्ल करके इसी इलाके को अपना मरकज़ बना लिया था। यहाँ का तमद्दुन तरक्की याफ्ता ममालिक के देहातों से बढ़कर न था, मगर सहराए गोभी की वीरानियों में इसे तरक्की याफ्ता शहर की हैसियत हासिल थी। चीन की मुहिम से वापस आकर चंगेज़ ख़ान का काफ़ी अरसा सहराए गोभी के इस गोशे कराकरम में मुक़ीम रहा। वो इसे अपना दारुल हुकूमत करार दे चुका था। यहाँ की कच्ची मिट्टी से लिपी हुई घास फूस की छतों वाली झोंपड़ियाँ अब दुनिया भर के लूट मार के सामान से भरपूर थी। रेशमी अस्तर और सफ़ेद समूर के एक बुलंद शामियाने में इसका दरबार था, जिसमें इसके सलार और इसके चारों बेटे जोजी, चगताई और कताई
और तोली इसकी खिदमत में मौजूद रहते। जो जी अमीर लश्कर का शिकार था, जो लश्कर के लिए ग़ज़ा मुहैया करने का ज़िम्मेदार था। चगताई अमीर कानून था, औकताई अमीर मुशावरत था और सबसे कम उम्र तोली सलार आज़म था। ततारियों की तमद्दुनी तरक्की। इन फतूहात के बाद रोनमा होने वाली ततारियों की तमद्दुनी तरक्की के बारे में अतामलिक जो बयान करता है, चंगेज़ खान ने चंद बरसों के अंदर अंदर गोभी के वीराने को इशरत कदा बना दिया था। ततारी कौम गोया जिंदान से चमस्तान है और बेअबान से मसरत के ईवान में जा पहुंची। दूर दराज के इलाकों की मसनूआत और हर तरह के साजो सामान के सहराई गोभी में रील पील हो गई। खुरोनोश की उम्दा से उम्दा चीज़ों की कसरत हो गई। ज़रात से सरसब्जी और शादाबी के दौर का आगाज़ हो गया। यासा के कवानीन। चंगेज़ खान ने अपने मातहत मुख्तलिफ अक़वाम को काबू करने के लिए ख़ुद एक कानूनी दस्तावीज़ भी तैयार की थी, जिसे यासा का नाम दिया गया। इसकी राया में से हर शख्स के लिए यासा की पाबंदी लाजमी थी। इसमें अकीदे की तालीम भी थी, मगर मुख्तसर ज़्यादातर अहकामात थे। यासा में एक खुदा खालिक अर्ज़ व समा पर ईमान लाने की तालीम दी गई, मगर इसकी तफसीलात बयान नहीं की गई। यासा के कवानीन के मुताबिक हर फर्द को अपने मजहब पर अमल की आज़ादी थी, मगर चंगेज़ खान के हुक्म के दायरा में रहते हुए दुश्मन के लिए जासूसी, झूठी गवाही, काले जादू, चोरी, जना और ग़ुलाम की सज़ा मौत थी। महीने में 3 बार नशा करने की रुख्सत थी। गर्द, चमक और बारिश के दौरान पानी का इस्तेमाल ममनू था। दूसरी कौमों से मुकारी, दगा और फरेब की इजाज़त थी। इनका कत्ल आम, जायज़ और इनकी औरतों की बेहरमती भी दुरुस्त थी। यासा इसी किस्म के अजीबो गरीब अहकामात का मजमुआ था, जो शख्स वाहद की कुव्वत के फ़िक्र का नतीजा था। लामोहाला इसमें बेशुमार खामियाँ बल्कि हमाकतें मौजूद थी। वही के रहनुमाई से महरूम ज़ाबते कभी कामयाबी के ज़ामिन नहीं हो सकते। बहरहाल चंगेज़ खान को हुकूमत के लिए कानून तरतीब दिया, सो इसने ज़रूरत समझते हुए इसे तरतीब दिया और इस पर अमल भी करवाया। चंगेज़ खान के हमले का अंदाज़ कुछ यूँ था। चंगेज़ खान की मुसलसल फतूहात का एक बड़ा सबब दुश्मन पर इसके तेज़ और अचानक हमले थे। ततारी खाना बदोशों के हर कुंबे के पास कई कई घोड़े होते थे। यलगार के दौरान वो मुसलसल घोड़े तब्दील करते रहते थे। इस तरह घोड़े थके बगैर सफ़र जारी रखते थे। जब कहीं हमले का इरादा होता तो तातारी इसे दुश्मन पर बिल्कुल ज़ाहिर ना होने देते और हफ्तों का सफ़र दिनों में तय करते हुए अचानक दुश्मन पर जा पड़ते। इनकी एक बड़ी अहम चाल ये भी थी कि दुश्मन पर कई तरफ से हमला करते। इनमें से एक सिम्मत से किया जाने वाला हमला महज दुश्मन को उलझाने और दूसरे महाजरों से बेखबर रखने के लिए होता। चुनाचे कई बार ऐसा हुआ कि मुखालफत फ़ौज तातारी लश्कर के इंतज़ार में एक सरहद पर पहरा देती रही और आसार व इत्तलाआत से रोज़ बरोज़ ये यकीन बढ़ता जाता कि तातारी इस तरफ आ रहे हैं। मगर अचानक तातारी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा कई सौ मील का चक्कर काट के दूसरे पहलुओं से सरहद अबूर करके किसी शहर पर काबज़ हो जाता। कभी ऐसा भी होता कि मैदान जंग में चुनाचे कई बार ऐसा हुआ कि मुखालिफ फ़ौज तातारी लश्कर के इंतज़ार में एक सरहद पर पहरा देती रही और आसार व इत्तलाआत से रोज़ बरोज़ ये यकीन बढ़ता जाता कि तातारी इसी तरफ आ रहे हैं। मगर अचानक तातारी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा कई सौ मील का चक्कर काट के दूसरे पहलू से सरहद अबूर करके किसी शहरी पर काबज़ हो जाता। कभी ऐसा भी होता कि मैदान जंग में तातारी मगलूब होने लगते तो फ़ौज का कुछ हिस्सा मैदान से हटाकर इसे दुश्मन की पुश्त या पहलू पर भेज देते। इस चाल से दुश्मन बौखला जाता और दो तरफा हमले की जद में आकर जंग की जीती हुई बाजी चश्मो ज़दन में हार जाता। जुल्म सितम और गारतगी। चंगेज़ खान मफतूहा अक़वाम पर रहम करने के कायल न था। जिन इलाकों के अवाम मरऊब होकर बग़ैर जंग के मती हो जाते, वहाँ भी लूट मार का बाजार गर्म कर दिया जाता। तातारी फ़ौज घरों में घुसकर सब कुछ लूट लेती। औरतों के खुले आम असमत दरी की जाती। ताहम ऐसे इलाके अक्सर कत्ल आम से महफूज रह जाते। जंग के बाद ज़ेर कब्ज़ा आने वाले शहरों को मुकम्मल तौर पर लूट कर आबादी को फनाह कर दिया जाता। हर तरफ लाशों के पहाड़ नज़र आते। खोपड़ियाँ काट काट कर इनके बुलंद मीनार बना दिए जाते। आखिर में शहर को आग लगाकर राख कर दिया जाता और कोई जी नफ्स जिंदा न बच पाता।
बाज़ औक़ात लड़ाई में कैद होने वालों से जबरी मशक्क़त ली जाती, उनसे पुल और मोर्चे तामीर कराए जाते, खंदकें खुदवाई जाती। लेकिन जब तक तातारी किसी दूर दराज इलाके की तरफ कूच करते तो इन कैदियों के बोझ से निजात पाने के लिए सबको कत्ल कर देते। अलबत्ता इनमें कोई शख्स किसी फ़न या सुन्नत का माहिर होता तो इसकी जान बख्शी करके इसके हुनर का फ़ायदा उठाया जाता। हसीन व जमील औरतें भी कत्ले आम से मुस्तशना होती। इन्हें खाने आज़म और इसके सरदारों की खिदमत के लिए ज़िंदा रखा जाता। हड्डियों का पहाड़। तारीख़ नगारस्तान फ़ारसी में लिखा है कि मुसलमानों का एक काफ़िला चंगेज़ ख़ान की हदूद मुमलकत में दाखिल हुआ। दूर से इन्हें एक सफ़ेद पहाड़ नज़र आया। अहले काफ़िला को इस बात में ज़रा बर शक भी ना था कि ये कोई बर्फ़ पोश पहाड़ है, मगर करीब जाकर देखा तो हैरत ज़दा रह गए कि वो पहाड़ दरअसल इन मर्दों की हड्डियों से बना था जो चंगेज़ ख़ान की खूनरेज़ी के नज़र हो गए थे। तातारियों का मज़हब। तातारियों के दीन व मज़हब के बारे में इतना ज़रूर पता चला है कि वो खालिक व कादिर मतलब एक हस्ती का तसव्वुर रखते थे, मगर इसके साथ साथ वो शिरक में भी मुब्तला थे। अबादात के अंदर उनके अंदाज़ व अतवार में वो हिंद के गैर आर्या कदीम बाशिंदों से मिलते जुलते थे। ख़बरें कुरानी के मुताबिक इस कौम में ज़रूर कोई पैगंबर मबऊस हुए होंगे, मगर ज़माने की गर्दश और शैतानी तलबीसात के असरात इनकी तलीमात को फरामोश हो चुकी थी। तातारियों में सतारा परस्ती के असरात भी मालूम होने लगे थे। तमाम तर फौजी तातारी सुबह तलूब आफ्ताब से लेकर सूरज को ढलने पर और इसके साथ साथ सूरज को सजदा करते थे। नेज़ बिजली की चमक और अबर की गर्ज से इंतहाई खौफजदा होते। इनके नज़दीक आसमान लाजवाल था और इस पर नज़र आने वाली गैर मामूली मनाज़र को वो आसमानी गज़ब गुमान करते थे। इनके नज़दीक हवा में कुछ और अरवाह बसती थी, लेकिन इसके साथ साथ गरज, चमक और दूसरे आसमानी इंकलाबात बरपा करती थी। आसमानी गज़ब गुमान करते थे। इनके नज़दीक हवा में कुछ अरवाह बसती थी जो तूफ़ान, गरज, चमक और दूसरे आसमानी इंकलाबात बरपा करती। इन अरवाह को वो तीनगरी कहते थे। चंगेज़ ख़ान रोज़ाना एक पहाड़ पर चढ़ता। वो इस पहाड़ को तीनगरी का ठिकाना तसव्वुर करता था। वहाँ वो चारों तरफ की हवाओं और आसमान से ख़िताब करके दुआएं मांगना और तिंगरी की मदद से नुसरत तलब करना। कशलो ख़ान के सरकोबी। बहुत से तिब्बत से लेकर चीनी तुर्कस्तान के आखिरी हदूद तक वसी इलाका कशलो ख़ान नामी सरदार तलक के ज़ेरे कमर आता। इसकी सरहदें एक तरफ ख़वारिज़म शाह की इल्मदारी से और दूसरी तरफ चंगेज़ ख़ान की हदूद हाल की का साल थी, और इसके साथ साथ मुमलकत से मिल रही थी। कुछ अरसा पहले कशकोक ने ख़वारिज़म शाह के साथ मिलकर तरकाने ख़ता को शिकस्त दी थी। तब से कशलोक की ताकत बराबर बढ़ रही थी। वो चंगेज़ ख़ान का ताबा होने की बजाय खुद मुख्तार रहना पसंद करता था। चंगेज़ ख़ान ने ख़ताई शहनशाहत को नामूत व बुरबाहियत नाबूद करने के बाद